चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट में मैथ्स के पेडागोगी के प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए हैं और वो पेडागोगी पर मबनी है, उन सवालात को हम यहाँ पर समझेंगे और उसके आंसर भी इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपके सामने है। To teach various units of length to the student of class third, a teacher shall take the following materials to the class. अब देखिए कि मैथमेटिक्स की पेडागोगी के अंदर हमने आपको शुरुआत में बताया कि आप मैथमेटिक्स के अंदर उन सवालात को पहले करेंगे जो 1 मिनट से कम हो रहे हैं प्रॉब्लम्स में, और पेडागोगी के अंदर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। ठीक है, और जितनी पेडागोगी की प्रैक्टिस आप करेंगे, हमने फॉर एग्जांपल आपको बताएं, इसी तरह की प्रैक्टिस आप बुक में से या कहीं से भी आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप पेडागोगी के अंदर 15 में से 12-13 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो बहुत आसानी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपकी कॉम्प्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपके सामने है कि आप थर्ड स्टैंडर्ड की जो क्लास है उसको आप यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ ये चैप्टर का नाम है, आप पढ़ा रहे हैं उनको, और उसके टीचर्स को चाहिए कि वो कौन से मटेरियल्स यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट ऑफ लेंथ और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 टीचिंग मटेरियल्स हैं जो आपको यूज़ करना है। इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सेंटीमीटर रूलर एंड मेजरिंग टेप। आप जानते हैं सेंटीमीटर रूलर, ठीक है, नाप पट्टी हम जिसे कहते हैं। मेजरिंग टेप को भी आप जानते हैं। सेकंड है रूलर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट यूनिट्स, मेजरिंग रॉड, मेजरिंग स्ट्रिप बाय आर्किटेक्ट्स। ठीक है, ऐसे आप लवाजिमात लंबाई के लेके जाएंगे जो अलग अलग लंबाई के हो, अलग अलग यूनिट्स के हो। यूनिट यानी कि हम उसे इकाई कहते हैं। मेजरिंग रॉड हो जो हम लंबाई नाप सकते हैं। मेजरिंग स्ट्रिप्स हैं यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, जो इंजीनियर यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ लेंस मेजरमेंट हैं कि आप लंबाई के मुख्तलिफ पैमाने आपके साथ रख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है मेजरिंग टेप विद अ सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड मीटर ऑन अदर साइड। आप ऐसा टेप लेकर जा रहे हैं जिसके एक साइड पर सेंटीमीटर में पैमाइश दी हुई है और दूसरी साइड में मीटर में दी हुई है। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने रिलेशन चार्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स। रिलेशन चार्ट ऑफ वेरियस यूनिट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ इकाइयों में बाहमी रब्त बताने वाला चार्ट। ठीक है, वो चार्ट की यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो आप कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे चारों में से बताइए लेंथ पढ़ाने के लिए? जी, गलत भी अगर आपके आंसर आए तो कोई मसला नहीं, बताइए। लेकिन तबस्सुम मैडम, मिसबा मैडम, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगी? चलिए फास्ट, आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, जी एक बार फिर से बोलिए। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यहाँ पर हम चैप्टर का नाम है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को ठोस अशिया से हमको यहाँ पर एजुकेशन देना है। ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज़ तलबा को यहाँ पर पेश करना है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहते हैं तो सेंटीमीटर रूलर जो सिर्फ सेंटीमीटर में दी गई है, और मेजरिंग टेप जिसकी कोई इकाई यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, जिसका कोई यूनिट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो इट कैन नॉट बी द ट्रू आंसर। ठीक है, सेकेंड है रूलर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लंबाइयों के, सेंटीमीटर के, मीटर के, ठीक है, इस तरह के मिलीमीटर के आप रूलर्स लेकर आ सकते हैं ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग इकाइयों के, वही बताए हमने। ठीक है, मेजरिंग स्ट्रिप भी ला सकते हैं आप, टेप जिसे हम कहते हैं, आर्किटेक्चर जो इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे लंबाई दूरी की नाप सकें, करीब की नाप सकें। ठीक है,
और तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग टेप विथ सेंटीमीटर वन साइड, ये नहीं चलेगा ना, वन साइड सेंटीमीटर है, सेकेंड साइड में मीटर है, ठीक है। तो बेस्ट क्या है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। रोलर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ आप यूज़ करेंगे, विद डिफरेंट यूनिट की आप यूज़ करेंगे, मेजरिंग रॉड भी यूज़ करेंगे, मेजरिंग स्ट्रिप बाय आर्किटेक्ट्स, ठीक है, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? इस तरह के मैथमेटिक्स के अंदर आपको पेडागोगी के बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर इस तरह के सवालात आपको पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? रिप्लाई दीजिए फास्ट। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कंसेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ बाय। अब यहाँ पे सवाल समझने की ज़रूरत है, पहले अगर आपको सवाल समझ में आ जाए तो आप आसानी से जवाब भी देने के आदी हो जाएंगे। कि द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेन हवा में उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ठीक है, ये प्लेन का एरिया। फिगर्स कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, आप इस तरह के एरिया को किस तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे जमात पंजुम के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है मेजरिंग द एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पाम, लीफ, पेंसिल एट्सेट्रा। क्या आप इस तरह के एरिया को नापने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? पाम, ठीक है, जिसे हम बालिश कहते हैं, लीफ है, पेंसिल है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे नापने के लिए। ऑप्शन बी है कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय फाइंडिंग द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड यूजिंग द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने के लिए डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करने की बात की जा रही है, तो ये मुनासिब नहीं है अभी फिल वक्त। आसान कौन सा है उस चीज़ पर हमको बात करना है, गौर करना है। ऑप्शन थर्ड है स्टेटिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, आप स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का फार्मूला बच्चों को बता दे रहे हैं, ये भी डायरेक्टली मुनासिब नहीं है। ऑप्शन 4 आपके सामने है कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फिगर्स विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स। काउंटिंग यूनिट स्क्वायर यानी कि क्या मतलब क्या होता है कि आप छोटे छोटे स्क्वायर की मदद से उनके लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक है। ये तीनों भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। हमने एनसीएफ में देखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर, कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको हमने बताया था कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको डे टू डे लाइफ से उसे जोड़ कर पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 का सही आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप अपने पाम का इस्तेमाल करेंगे, लीफ का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उस रेक्टेंगल का एरिया बताने के लिए। आ रही बात समझ में? जी सर। चलिए मिसबा है ना आप यहाँ पर? तबस्सुम मैडम आवाज़ आ रही है आपको? तस्नीम मैडम? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है पेडागोगी का, यूज़ ऑफ एबैकस इन द क्लास सेकंड डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स टू। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको देखना है। एबैकस आप जानते हैं आजकल बहुत यूज़ होता है, इस तरह का एबैकस होता है, आगे आपको तस्वीर में मैं बताऊंगा। वहाँ पर इस तरह के उसके छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं जिसको बच्चे काउंट करके मैथमेटिक्स के ट्रिक्स सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो एबैकस है सेकंड क्लास में इस्तेमाल इसका किस चीज़ में मदद नहीं करता, किस चीज़ में हेल्प नहीं करता, ये जनवरी 2012 में पूछा हुआ सवाल है सीटेट के अंदर। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम जानते हैं कि मकामी कीमत जानने के लिए बच्चे को मदद नहीं करता। यहाँ पर कौन सी चीज़ मदद नहीं करती वो मालूम करना है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि प्लेस वैल्यू यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा इसके ऊपर ही होती है, तो ये प्लेस वैल्यू जानने के लिए मदद करता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन सही है, जुमला सही है। ऑप्शन सेकेंड है आपके सामने, रीड द नंबर विदाउट एरर। अब ये जो लोग अबैकस पे प्रैक्टिस करते हैं, आपके स्कूल के बच्चे भी देखे होंगे, तो वहाँ पर एरर नहीं होती है। जो बच्चा परफेक्ट हो जाता है सेकंड क्लास के अंदर भी, तो उनको फिंगर्स के ज़रिए, बॉल्स के ज़रिए वो आसानी से सीखते हैं।
तो यहाँ पर रीड द नंबर विदाउट एरर, ये भी सही जुमला है। ठीक है। थर्ड है कि राइट न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर इन वर्ड्स, और चौथा है अटेन परफेक्शन इन काउंटिंग। तो हम जानते हैं कि अबेकस में जो बच्चे क्लास करते हैं या अबेकस का तरीक़ेकार जो लोग सीखते हैं उनके अंदर परफेक्शन ऑफ काउंटिंग आ जाता है। तो कौन सी चीज़ है विच डू नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स, तो वो ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने। ये सही आंसर है कि राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर गिवन इन द वर्ड्स, कि यहाँ पर सिर्फ नंबर से खेला जाता है, यहाँ पर नंबर के अंदर महारत की जाती है, वहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड्स में लिखने की कोई महारत इसके अंदर मदद नहीं होती। आ रही बात समझ, जो कुछ भी होगा सब नंबर्स के ऊपर होगा, वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं मिलेगा एबेकस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड्स में लिखने की महारत फ़रोग नहीं पाती है। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है सभी को? सर आवाज ही नहीं आई आपकी ये सवाल में, और स्लाइड भी दिखाई नहीं दी। बाकी लोग मिसबा, तबस्सुम, तस्नीम, नाज़रीन मैडम आपको नज़र आ रहा है? निदा, ठीक है। दूसरी जमात में एबेकस का इस्तेमाल किस चीज़ में मददगार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमने आपको पढ़कर बताए थे, जो आपको फिर से हम दोबारा बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। तो हमने आपको इसके बारे में बताए थे कि एबेकस के अंदर पूरे प्लेस वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का तो इस पर ख़ास तौर पे सीखने को मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, रीड द नंबर विदाउट एरर। ये काम करने में भी मदद मिलती है, बच्चे एररलेस उन नंबर्स को पढ़ते हैं, काउंट करके पढ़ते हैं, उससे मदद मिलती है अबेकस की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है, राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर्स गिवन इन द वर्ड्स। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, अटेन परफेक्शन इन काउंटिंग। तो काउंटिंग के अंदर भी एबेकस की वजह से परफेक्शन आता है। ठीक है, जो तीसरा जो ऑप्शन है आपके सामने, राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर गिवन इन द वर्ड्स, तो यहाँ पर राइटिंग का कोई काम नहीं होता, ना ही वर्ड्स का कोई काम होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन नंबर सी है जो एबेकस की वजह से स्टूडेंट्स को नंबर इक्विवेलेंट ऑफ गिवन इन वर्ड्स में कोई मदद नहीं मिलती। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए टीचर आस्क्ड द क्लास टू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 75। ठीक है, कि स्टूडेंट क्या कहता है कि 75 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि 75 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर 25 बचते हैं। ठीक है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स से 25। देयर वर्क एज शोन, उनका जो काम था इस तरह का है, ये देखिए 75 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया गया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम आपको लिखकर बताएं तो बच्चों ने इस तरह किया, ये 7 सब्ट्रैक्शन 5, और बच्चों ने बताया कि ये 25 होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है बच्चों का, या जो आपको गलती नज़र आ रही है सब्ट्रैक्शन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन दैट द टीचर शुड टेक टू क्लियरिफाई दिस मिसकंसेप्शन। अब यहाँ पर जो बच्चे को मिसकंसेप्शन हुई है, कोई बता सकता है कि बच्चे ने यहाँ पर क्या गलती किया है? जी सर, यूनिट की जगह पे नहीं लिखा उसने 5, टेंस की जगह पे लिखा है, इसलिए उसने 7 में से 5 को माइनस किया। अब ये तो आपको ये एज ए टीचर आपको फाइंड आउट हो गया कि बच्चे के अंदर मिसकंसेप्ट क्या है। अब इस मिसकंसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे? रेमेडियल टीचिंग करेंगे, मौलिजाती तदरीस करेंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पर मौलिजाती तदरीस के अंदर आप कौन से एक्शन लेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं पेडागॉजी के अंदर। ऑप्शन 1 है रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को आप रिवाइज करें। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दे हैव यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और फिर बच्चों से आप पूछेंगे कि आपने कैसा काम किए, बताइए सॉल्व कैसा किया आपने, और आप रिवाइज करेंगे प्लेस वैल्यू को। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, रिवाइज द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर, दैट डिजिट शुड बी रिटन इन द फॉर्म राइट टू लेफ्ट। आप रिवाइज करेंगे सब्ट्रैक्शन का तरीका, एक नंबर के ज़रिए या दो अदद में से निकालने का तरीका। ठीक, और आप उसे राइट टू लेफ्ट लिख कर बताएंगे। ऑप्शन थर्ड है आपके सामने, गिव मोर प्रैक्टिस ऑन द सिंपलर प्रॉब्लम लाइक सब्ट्रैक्टिंग 1 डिजिट नंबर। आपने एक अदद से सब्ट्रैक्शन वाली प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, यूज़ अ नंबर लाइन टू एक्सप्लेन हाउ सब्ट्रैक्शन इज़ डन। आपने नंबर लाइन के ज़रिए भी आप बताना चाहिए, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको पेडागॉजी के अंदर करीब नज़र आएंगे, लेकिन जहाँ पर हमको खुद ये समझ में आ रहा है एज ए टीचर कि बच्चे की गलती कहाँ हुई है। ठीक है, तो बच्चे की गलती कहाँ हुई है, प्लेस वैल्यू के अंदर हुई है। ठीक है, कि उसने वंस का जो नंबर है, ये जो 5 है, ये वंस के यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, इकाई के मकाम पर आना चाहिए था, तो उसने कहाँ पर लिख दिया, टेंस पर लिख दिया, दहाई पर लिख दिया। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपके सामने फर्स्ट है, ठीक है, वो उसका सही जवाब है। रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दे हैव यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप बच्चे को प्लेस वैल्यू का प्रोसेस कंसेप्ट फिर से समझाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा प्रोसेस किया। समझ में आया? इस तरह के सवाल आपको पेडागॉजी में आते हैं। ये जनवरी 2022 में गुज़िश्ता साल पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट। आप यहाँ पर आप मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं, पैमाइश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी क्लास पर। यह सवाल भी सितंबर 2016 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है मेजरमेंट पढ़ाने के लिए? ऑप्शन एक है, स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर, कि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजर बुनियादी इकाई जिसे हम कहते हैं कि ऐसे पैमाने जो काबिल फ़हम है बच्चों के लिए, हम उसे स्टैंडर्ड मेजर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर। थर्ड ऑप्शन है, ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी यूज्ड। और फोर्थ ऑप्शन है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड नॉट बी यूज्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको बार बार कंफ्यूज कर सकती है इस तरह के सवाल में। अगर ये सवाल सेम टू सेम ना आए तो इस तरह के अल्फाज वर्डिंग्स यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड मेथड में क्या फ़र्क है कि आपको अभी हमने ऊपर के सवाल में हमने देखे थे, रेक्टेंगुलर में एरिया का कंसेप्ट बताने के लिए आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था पाम का, लीव का, है ना। ऊपर एक सवाल गया है, तो वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्ड है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मेजर क्या है, स्केल है, सेंटीमीटर वाली, मीटर वाली। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेजर कहलाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड आप बालिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, कदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड मेजर्ड। आ रही बात समझ में? तो फिर यही बात हम आपको समझा सकते हैं कि आपकी टीचिंग तुलबा को इस तरह होनी चाहिए जो डे टू डे लाइफ से कोरिलेट हो और उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड मेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखते हैं कि बच्चे पहले बालिश से गिनते हैं, हाथ की उंगलियों से गिनते हैं, इंच को अपने उंगलियों से गिनते हैं, इतने बोट उतने उंगलियां। ठीक है, कदम के ज़रिए गिनते हैं, छलांग के ज़रिए गिनते हैं। दीज आर द ऑल नॉन स्टैंडर्ड मेजर्ड। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आप पैमाइश के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नॉन स्टैंडर्ड मेजर्ड शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर्ड। आप पहले नॉन स्टैंडर्ड मेजर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड मेजर्ड का।
आ गया बात समझ में? आगे बढ़े। जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वॉच, लिसन एंड लर्न? बताइए, आप खुद आंसर बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेथड देखो, सुनो और सीखो से मुताल्लिक है। ऑप्शन ए लेबोरेटरी मेथड, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, ऑप्शन डी रिसर्च मेथड। कौन सा है जिसमें आप देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं? करके सीखते हैं, बोलिए फास्ट। लेक्चर मेथड, ऑप्शन 3। लेक्चर मेथड में तो आप सिर्फ सुनेंगे। फर्स्ट सर, लेबोरेटरी मेथड। और या को- बी, ए या बी में कुछ जी, हो सकता है कि जब भी आप सही आंसर की तरफ बढ़ें तो आपको ऐसे सवालात आएंगे जिसमें दो आपको मुनासिब लगेंगे, लेकिन उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलते जुलते हैं, बट अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जहां पर आप दिखाते हैं या देखते हैं, सुनते भी हैं और एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखते हैं। दैट्स कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक, ये यूपीटीटी सर में। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब डेमो जो देते हैं जैसे हम प्रेजेंटेशन, वो वाला होगा? जी जी। अच्छा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। एरर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। गलतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। हमने तदरीस के बुनियादी उसूलों में भी, टीचिंग प्रिंसिपल के अंदर भी देखा था कि गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से मुतालिक फरवरी 2016 में सवाल पूछा गया कि एरर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन 1 फॉल्स, गलत है, एज देर इज अ नो स्कोप ऑफ एरर इन मैथमेटिक्स। क्या ये जुमला सही है? पहला। नो सर। सेकंड है आपके सामने फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है, एज एरर इंडिकेट केयरलेस, लापरवाही दिखाता है, गलत है। गलत बात। ऑप्शन सी या थर्ड ट्रू, सही है, एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट द मैथमेटिकल कंसेप्ट। और ऑप्शन फोर्थ है आपके सामने ट्रू, सही बात है, एज दे गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट दियर मार्क। जी सी सर। जी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो थर्ड वन है, कि ये जुमला सही है कि एरर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, एरर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बुनियादी कंसेप्ट है कि एरर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। गलतियों से ही तलबा सीखते हैं और गलतियाँ आमोजिश का, लर्निंग का एक पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे मिलते जुलते भी सवाल आपको आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है थर्ड ऑप्शन का, कि ये सही बात है, एज दे गिव आइडियाज़ अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट द मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि जितनी गलतियाँ होंगी तो टीचर को उतनी चीज़ें समझ में आएगी कि तलबा अपने नॉलेज को, मैथमेटिकल कंसेप्ट को कैसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे तामीर कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड उसका सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। Which one of the following teaching learning material is best suited to the explain 1 by 10 is greater than 1 by 100 to class 4th student? सर आवाज ब्रेक हो रही है, स्लाइड भी शो नहीं कर रहा है। बाकी लोग बताइए, स्लाइड नजर आ रही है? मिसबा, हेलो। जी सर, अब नजर आ रही है, आ रही है सर नजर। ओके, तबस्सुम तस्नीम मैडम आ रही है आप आवाज़? जी सर, अभी आ रहा है। ओके, मैं सेम प्लेस पे हूँ। शायद हो सकता है कम ज़्यादा नेटवर्क की वजह से हो रहा है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज बेस्ट suited to explain 1 by 10 is greater than 1 by 100 to class
4th स्टूडेंट, चौथी के तुलबा के लिए 1/10 हम जानते हैं कि 1/10 और 1/100 में कौन बड़ा है? 1/10 बड़ा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए कौन सा मेथड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा सूटेबल है? ऑप्शन 1 है डाइंस ब्लॉक। ये डाइंस ब्लॉक इसे कहते हैं, मैंने तस्वीर आपके सामने लगाई है। ठीक है, ये डाइंस ब्लॉक है। दूसरा ऑप्शन है नंबर चार्ट। थर्ड ऑप्शन है एबैकस, जिसे आपने देखा है। ऑप्शन 4 है 10/10 स्क्वायर ग्रिड। ये भी 10/10 का स्क्वायर ग्रिड भी इसी तरह का होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के 10/10 के एक ही रो में 10, एक कॉलम में 10, और वो भी कॉलम में भी 10 होंगे स्क्वायर और रो में भी 10 होंगे, उसे हम 10/10 स्क्वायर ग्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर 1/10 बड़ा है 1/100 से, ये आप कैसे बताएंगे? बताइए, चौथी के तुलबा के लिए। बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर चार्ट सही आंसर है। ठीक है, इसके आगे और भी मैं मटेरियल का मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो नाबीना हैं तुलबा, जो देख नहीं सकते, जो देखने की बसारत से महरूम हैं, ऐसे तुलबा के लिए मैथमेटिक्स में आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो ये इस पर कम से कम हर साल में एक तो भी सवाल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के ऊपर पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने टायलर्स अबैकस, फ्रैक्शन किट, नंबर चार्ट। ये 3 ऑप्शन आप टीचिंग मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन बी है नंबर चार्ट, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन थर्ड टेलर्स अबैकस, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर, नंबर चार्ट, जियो बोर्ड। बोलिए, अब बच्चे ब्लाइंड है तो बोलिए, ज़रा लॉजिक लगाइए। नंबर 8, नंबर 1। जी, लॉजिक लगाया आपने कुछ? बच्चे ब्लाइंड है, स्टूडेंट्स आर जी सर, विजुअली चैलेंज। अबैकस में। हाँ जी सर। आपने क्या लॉजिक लगाए बताइए? सर ब्लाइंड बच्चा है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो अबैकस के जरिए वो जो मोतियों की मतलब वो होता है ना, उसके जरिए बच्चे को हम जो है जमा तफरीक सब सिखा सकते हैं। और क्या लॉजिक हो सकता है ये ऑप्शन के अंदर, कोई बताएगा? लॉजिक ये है कि दूसरे ऑप्शन में कंप्यूटर का जिक्र किया गया है, देखिए ज़रा। तो तीसरे ऑप्शन में भी कंप्यूटर का जिक्र किया गया है, चौथे ऑप्शन में भी कंप्यूटर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो विजुअली ब्लाइंड कैसे देख सकते हैं? कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या वो? हाँ सही है। ये एक रीज़न है। दूसरा, पहले ऑप्शन के अंदर जितनी चीज़ें मेंशन की गई है, टायलर्स अबैकस, फ्रैक्शन किट और नंबर चार्ट, ये आप याद रखिए कि विजुअली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, ठीक है, चैलेंज लोग होते हैं, उनके लिए टेलर्स अबैकस का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्शन किट का इस्तेमाल किया जाता है और नंबर चार्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि ये फ्रैक्शन किट को मतलब क्या होता है। ये है, देखिए, फ्रैक्शन किट नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, जहाँ पर आधा, पौन, पाव, हाफ, ठीक है, इन तमाम के फ्रैक्शंस बने होते हैं। और जो विजुअली ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, वो इनकी मदद से फ्रैक्शन बनाते हैं, इनकी मदद से वो ग्रेटर देन, लेस देन, इन तमाम चीज़ों को समझ पाते हैं। इसे हम कहते हैं, जो कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं,
इसे हम फ्रैक्शन किट कहते हैं। ठीक है, इसी पे से वो कसर बनाते हैं। आ रहा है सभी को नज़र? मिसबा जी सर, आ रहा है। जी सर। जी। और ये दूसरी जो है, ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन टेलर्स अबैकस, ये बीच वाला जो है वो टेलर्स अबैकस है, जिसे हम टेलर्स फ्रेम भी कहते हैं। टेलर्स फ्रेम भी इसे कहते हैं और टेलर्स अबैकस भी कहते हैं। ठीक है, वो अपने फिंगर्स की मदद से इसे फील करते हैं और एजुकेशन हासिल करते हैं। बीच वाली ये जो फिगर है, ये टेलर्स अबैकस है, टेलर्स फ्रेम इसे कहते हैं। और थर्ड वाला जो है वो जियो बोर्ड है। नज़र आ रहा है आपको? रबर्स लगे जी। होते हैं। इट इज़ कॉल्ड जियो बोर्ड। प्रैक्टिकली भाई आप देख सकते हैं, इसके वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये टेलर्स अबैकस भी है, फ्रेम भी उसे कहते हैं, ये फ्रैक्शन किट है। इनमें से कोई भी सवाल आपको पूछे तो आपके इसमें मार्क्स नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आ गया जी विजुअली सर। ब्लाइंड जी स्टूडेंट्स सर। के लिए? और ये है नंबर चार्ट। इस तरह के नंबर चार्ट भी, ये भी फिंगर्स के ज़रिए ही फील किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द स्टूडेंट? ठीक है, अब ये जो स्पेशल इंटेलिजेंस हैं, जो सीडीबी के अंदर भी आप देखते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर एक स्पेशल इंटेलिजेंस नाम का एक इंटेलिजेंस है, जहानत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट हैं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए रखा हूँ कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। द एरिया ऑफ द मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स शेप, साइज, स्पेस, पोजीशन, डायरेक्शन। ठीक है, कि ऐसा मैथमेटिक्स का जहानत का इलाका जिसमें हम बच्चे को शेप सिखाते हैं, साइज़ की अंडरस्टैंडिंग सिखाते हैं और इस स्पेस की पोजीशन की चीज़ें सिखाते हैं। दैट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स कम्स अंडर द स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? जी सर। और इससे मुतालिक पूछे जाते हैं सवाल, इसके लिए भी आप याद रखें कि स्पेशल एबिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, रीज़न एंड रिमेंबर द स्पेशल रिलेशन अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेस। चीज़ें हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स की जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके डायमेंशंस हैं, उसको समझने की खासियत को हम स्पेशल एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और भी चीज़ें हमने लिखने की कोशिश की यहाँ पर कि इट इज़ एबिलिटी टू मेंटली मैनिपुलेट द डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशनल फिगर। किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ पहलुओं से देखना, डायमेंशन से देखना, ये स्पेशल इंटेलिजेंस से आता है, स्पेशल थिंकिंग से आता है। हेंस द ड्राइंग। चलिए उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब सवाल समझिए, स्पेशल थिंकिंग समझ में आ गया ना आपको कंसेप्ट? हेलो? जी जी सर। जी सर। अब देखिए सवाल को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट suited for the development of spatial understanding amongst the students? Option A, drawing the top view of the bottle, locating cities on the map, noting the time of moon set, representing number of number line. क्या हो सकता है आंसर? बी। बी। और डी भी हो सकता है सर। देखिए डी, अगर आप डी कहेंगे तो मैं आपके सामने नंबर लाइन बना दूंगा। ये नंबर लाइन होती है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी इस तरह का भी एक नंबर लाइन होती है। तो रिप्रेजेंटिंग नंबर और नंबर लाइन, इट्स नॉट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नोटिंग द टाइम ऑफ मून, मून राइज कब हो रहा है, चांद कब निकल रहा है, इसका नोट डाउन करना, ये भी स्पेशल थिंकिंग है कि ये नहीं है।
डी वाला भी नहीं। अब दो ऑप्शन आपके सामने है, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल और लोकेटिंग द सिटी ऑन मैप। तो लोकेटिंग सिटी और मैप और ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, इसमें आप इस चीज़ पर गौर कीजिए कि एक मैप है, रेडीमेड है, ठीक है, उसके अंदर आप सिटीज़ को लोकेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर आप एक बच्चे को ड्राइंग करवा रहे हैं किस चीज़ का, बॉटल। बॉटल का, वो भी टॉप व्यू से, ठीक है, टॉप व्यू से बच्चे का ड्राइंग कराएं। तो दोनों में से किस चीज़ में बच्चे की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? बी में। और यहाँ पर आंसर की के मुताबिक सही जवाब है ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल। जब बॉटल को बच्चा टॉप व्यू से देखकर ड्राइंग करता है तो वहाँ पर बच्चे की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ोतरी मिलती है, वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन से बॉटल को देखता है, ठीक है। आ रही बात जी समझ सर। में? चलिए, जी जी। तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको डिटेल्स से बताया, उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट बताए, स्पेशल एबिलिटी क्या है वो भी बता दिए। अब इस जवाब के अंदर जो चीज़ हमने बॉटल का जो आंसर बताए, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल इज बेस्ट सूटेड एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द चिल्ड्रन, ठीक है। और जो लाइन का जो आपके दिल में सवाल का जवाब आया कि लाइन, नंबर लाइन बनाना, रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन शो द कंसेप्ट ऑफ रैशनल, इरैशनल एंड होल नंबर स्पेस, ठीक है। हम आपको बताया हमने अभी कि अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं तो उस पर रैशनल, इरैशनल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, तो उसका स्पेशल थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इफ ए लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद द नंबर एंड कैलकुलेशन, ही और शी मे बी हैविंग डिसेबिलिटी नोन एज। बताइए फास्ट, ये बार बार पढ़ा हुआ होगा आपने। अगर लर्नर को कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता, तो ये किस किस्म का डिसेबिलिटी है? बी सर, बी, कैल। जी, मैथमेटिक्स के अंदर ये वेल नोन डिसेबिलिटी है कि जब बच्चा मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन नहीं कर पाता तो हम उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। बाकी चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये जी सर। उर्दू की वीडियो में हमने तमाम चीज़ें बताई हैं आपको। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, A child of primary class is not able to differentiate between the number operation symbol. This indicates that the child is has problem regarding। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड सवाल है आपके सामने कि बच्चा जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है नंबर को और ऑपरेशन सिम्बॉल्स को, जमा मनफी को, नंबरात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसे किस किस्म का, किस चीज़ से वो सफ़र हो रहा है? ऑप्शन ए ऑडिटरी मेमोरी, ऑप्शन बी वर्किंग मेमोरी, ऑप्शन सी विजुअल प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फास्ट बताइए। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है अलामतों को और नंबरात को। जी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है मतलब उसका कौन से बॉडी पार्ट मुतासिर है? सी सर, विजुअल। वेरी गुड। तो यहाँ पर उसका सही आंसर सी है, विजुअल प्रोसेसिंग। सवाल को समझेंगे तो जवाब खुद ब खुद आप खुद दे सकेंगे कि अ चाइल्ड ऑफ प्राइमरी क्लास, छोटे बच्चा है और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है नंबर को और ऑपरेशनल सिंबल को, यानी कि +6 है या 9 है, ये प्लस है या माइनस है या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इस चीज़ को बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो मतलब नज़र नहीं आ रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो विजुअल प्रोसेसिंग में उसके प्रॉब्लम है, ठीक। सिर्फ 15 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो अभी 3 सवाल आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए टीचर ऑफ क्लास 3rd नीड टू फॉलो द एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर 1/4 टू द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे तीसरी जमात है, 3rd स्टैंडर्ड है, और वहाँ पर आपको क्वार्टर यानी कि पाव हिस्सा आपको समझाना है कि पाव क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है। तो कौन सा सीक्वेंस वो अख्तियार करेगा इन चारों को?
तीन सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं, तीनों सीक्वेंस में से आपको पहचानना है कि पहले मौलिम क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, थर्ड स्टेप में क्या करेगा। तो फर्स्ट ए है, वो क्या करेगा, राइट सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन ब्लैक बोर्ड। वो क्वार्टर का, पाव का जो सिंबल है, अलामत है, वो ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा। ऑप्शन बी, प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल एंड डिवाइड्स इनटू क्वार्टर। कोई ना कोई वो कॉन्क्रीट मटेरियल लेगा और उसको क्वार्टर्स में डिवाइड कर देगा। ऑप्शन सी, शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग द क्वार्टर। वो ऐसी तस्वीर नज़र बताएगा जिसमें तुलबा को क्वार्टर नज़र आता है। ठीक, अब ये तीन स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप में से सीक्वेंस आपको जमाना है। ए बी सी हो सकता, सी ए बी हो सकता, ए सी बी हो सकता, या बी सी ए हो सकता। चलिए क्या करेगा पहले उसे, अब स्टैंडर्ड कौन सी है, थर्ड है, ठीक है। जी तीसरी क्लास में छोटी जमात का तालिब इल्म है, तुलबा है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तुलबा को कंक्रीट मटेरियल से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, आ रही जी बात समझ में, क्या सर, करेगा। नीचे के ऑप्शंस नहीं दिख रहे। जी, पहला ऑप्शन आपका सी ए बी है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ए बी सी है, और तीसरा ऑप्शन आपके नंबर ऊपर नीचे हुए होंगे, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास बी सी ए है। ठीक है, तो हमने आपके BCA। जी बी सी ए, तो पहले वो कंक्रीट चीज़ों को बताएगा, क्वार्टर का हिस्सा किसे कहते हैं, पाव हिस्सा कहते हैं। उसके बाद पिक्चर बताएगा, ठीक है, तस्वीर के ज़रिए बताएगा। पहले नंबर पे वो कंक्रीट चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएगा, उसके बाद तस्वीर बताएगा सी वाला, और लास्ट में जो है तो वो क्या बताएगा, सिंबल बताएगा। तो यहाँ पर बनता है बी सी ए, ऑप्शन नंबर फोर्थ। समझ में आया। जी सर। इस तरह प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स की पेडागोगी में अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल की नहीं है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक ही पूछेगा आपको, ठीक है, पेपर 1 के अंदर जी कौन से तरीके जी आप सर। तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, द मैक्सिमम सक्सेस ऑफ रेमिडियल टीचिंग डिपेंड्स अपॉन। सितंबर 2021 में ये सवाल पूछा हुआ है कि रेमिडियल टीचिंग की कामयाबी किस चीज़ पर मुनसर करती है। ऑप्शन ए, टाइम एंड ड्यूरेशन। ऑप्शन बी, द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स। ऑप्शन डी, रेमिडियल टीचिंग मटेरियल्स। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कामयाबी। बी सर, द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, कि बच्चे के अंदर जिन प्रॉब्लम को मौलिम देख रहा है, या जो जिन परेशानियों से तालिब इल्म जूझ रहा है, जो प्रॉब्लम्स टीचर को समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, तो सबसे पहले उसकी वजूहात टीचर को मालूम करना होती है कि मैं, या तो हो सकता है कि मेरा मेथड गलत हो, या फिर हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर लर्निंग प्रोसेस के अंदर कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। उसके जब तक उसके कॉजेज़ पता नहीं चलेंगे, उसके बाद ही रेमेडियल टीचिंग कामयाब हो सकती है। सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर रेमेडियल टीचिंग करना कामयाबी नहीं है, ठीक है, कॉजेज़ भी देखना ज़रूरी है एक टीचर के लिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन उसका सही है। समझ में आ रहा है मिसबा मैडम। जी सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द पॉइंट ए मैथमेटिक टीचर शुड कंसिडर बिफोर गोइंग टू द क्लास। रियाजी के मौलिम को क्लास में जाने से पहले किस चीज़ की नज़र रखनी चाहिए। ऑप्शन ए है प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, साबिक़ा मालूमात। ऑप्शन बी, selection of teaching aids and required apparatus. Option C, preparation of lesson plan. Option D, all of these. ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का एक रियाजी के टीचर को ख्याल रखना ज़रूरी है। रियाजी के टीचर पर या उर्दू के टीचर पर, जितने भी पेडागॉगी के सब्जेक्ट्स हैं, ईवीएस के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर भी, तो टीचर के ऊपर हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक है, टीचर से मुतालिक, टीचर की लर्निंग के मुतालिक, टीचर की पर्सनालिटी के मुतालिक, टीचर के मिजाज के मुतालिक सीडीपी के अंदर क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो तलबा के साबिक़ा मालूमात की भी जांच करे, या उसे ख़याल हो,
मुनासिब वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करें और लेसन प्लान भी प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवालात हैं वो तमाम सवालात आपके समझ में आए हैं, और अगर कोई गलती मेरे से सरजद हो जाए इसके अंदर तो बिल्कुल हम उसके अंदर इस्लाह करने के लिए तैयार हैं। तो आप भी अगर आपको कोई इसके अंदर मिस्टेक नज़र आए तो आप बिल्कुल फीडबैक में इसे दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको दुरुस्त करेंगे। जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन की थी हमने एक्सप्लेन करके बताए हैं। ठीक है, जी सर। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने घर में हैं और सीटेट पढ़ रहे हैं उन तमाम तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी कम अटेम्प्ट में जल्द से जल्द स्टडी करें और वो भी पास हो जाएं। ठीक है, आमीन। जी सर, जज़ाकल्लाह। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।